बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक दफ़ा फिर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो एक मुख्तलिफ अंदाज से हम डिस्कस करेंगे। वो है एक बड़े मैच के ऊपर, वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो इस वक्त एक नॉकआउट स्टेज बन चुका है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ियाद आबिद। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैं आपके साथ सीधे एक मेन मुद्दे की बात करूंगा। भाई, पहले कहा जा रहा था ग्रुप ऑफ डेथ जो है वो दूसरा, हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो है जिसके अंदर बड़ी टीमें मौजूद थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये बना दिया ग्रुप ऑफ डेथ इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों बड़ी टीमें हैं और दोनों का एक इंपॉर्टेंट मैच है कल के लिए। कैसे देख रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को? दोनों पाकिस्तान से हार के आ रहे हैं। देखिए, मेरे नज़दीक तो अगर इंडिया ने अपनी पोटेंशियल पे खेला, जो उनका पोटेंशियल है, तो इंडिया के लिए ये मैच इजी होना चाहिए। लेकिन बहुत कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो भी हारा हुआ है और न्यूजीलैंड के पास भी मैच विनर्स है, एक वेरी कंपेटिटिव टीम। और उनको भी दो तीन प्लेयर की बैटिंग उनको चाहिए। बैटिंग अगर थोड़ी सी क्लिक हो गई न्यूजीलैंड की, तो बॉलिंग उनकी संभाल लेगी। तो बड़ा ही डिफिकल्ट मैच है। और अभी मैंने आपको शायद पहले भी बताया या नहीं बताया, मैं एक पार्टी में गया हुआ था अभी। तो इंडियंस कुछ थे वहां पे, तो बड़े ही उस पे थे कि जी हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। हाँ, जबकि हमने कहा कि ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड ये भूल गए एकदम से कि टी वनडे में 2019 में इसी आम सी न्यूजीलैंड की टीम ने इनको हरा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत टफ मैच है और कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ना, इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। यही वो पाकिस्तान के साथ भी करके आते हैं। पाकिस्तान ने भी उनको एक बड़ी तगड़ी मार दी है। अब वो, अच्छा, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैं बताता हूँ एक अभी जो जितने भी T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने का मुकाबला हुआ है ना, इंडिया ने अब तक जीता नहीं इंडिया के खिलाफ। जो रिकॉर्ड हमारा इंडिया के साथ था, वो इंडिया न्यूजीलैंड का भी है। 2007 में भी हारे थे, 16 में भी हारे थे और मेरे ख्याल से 12 में भी हारे थे। तो 3 मैचेस हुए और तीनों हारे हैं। क्या ये स्टैट्स देखिए मैटर करते हैं वर्ल्ड कप में या नहीं करने चाहिए? देखिए फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव तो मुझे नहीं लगता कि मैटर बहुत करते होंगे। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और उनका काम ही यही है, ठीक है ना। और प्रेशर उस तरह से मेरा नहीं ख्याल। और देखिए, न्यूजीलैंड जो है वो क्रिकेटिंग नेशन उस तरह से थोड़ी है, तो न्यूजीलैंड को तो और कम करेगा, उनको तब बॉदर नहीं करेगा। पाक इंडिया के लिए, क्योंकि वो क्रिकेटिंग नेशन है, लोग बहुत बातें करते हैं, तो न्यूजीलैंड में उस तरह से थोड़ी डिस्कशन हो रहा है। उनकी टीम प्रोफेशनल है ना, बिल्कुल ही उनकी टीम है, वो खेलते हैं और इंटरनेशनल खेलते हैं। उनके जो लोग हैं वो बेशक फॉलो करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते, तो उतना प्रेशर उस तरह से नहीं होता उनको। तो मुझे लगता है कि स्टैट स्टैट सब एक साइड पे हो जाते हैं। असल चीज है उस दिन किसने वो प्रेशर जो मैच का होता है उसको एब्जॉर्ब किया और कौन मैच विनिंग कैपेबिलिटी के साथ आया है और कौन से प्लेयर क्लिक हो गया। तो दैट व्हाट मैटर्स। वो टेस्ट, वो उस वक्त कोई स्टैट्स नहीं देखता। देखिए, जब आप खुद देखिए, जब आप बैटिंग नहीं कर रहे होते, आप बाहर बैठे होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, सवालात, जवाबात, सब कुछ हो रहा होता है, दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं एक दफा क्रीज के अंदर, आप या एक ओवर कर लेते हैं, तो आपके नर्व्स हल्के हो जाते हैं और आप फिर उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो जाते हैं। फिर स्टैट्स और पूछा कुछ नहीं रहता, कुछ याद नहीं होता आपको कि पहले क्या हुआ था। तो इसी तरह अभी भी यही है। दुबई के अंदर मैच है और दुबई की कंडीशंस और यूएई की कंडीशंस स्पिन को फेवर करती हैं। और हम थोड़ा सा पीछे जाएं अगर 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, तो इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था इंडिया के अंदर, वहां पर इंडिया ने पिच बनाई थी, स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी। और इंडिया ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पिनर्स। और न्यूजीलैंड के पास भी क्वालिटी स्पिनर्स है, सोडी है, उसके अलावा सेंटर। सेंटनर है। तो फिर से एक दफा कहीं ना कहीं एक टक्कर का मुकाबला होगा। इंडिया हालांकि स्पिन को अच्छा खेलता है, फिर भी वो फंस जाता है कभी कभी क्वालिटी स्पिन देखिए के अगेंस्ट। देखिए न्यूजीलैंड के पास जो दोनों स्पिनर्स हैं वो अटैकिंग स्पिनर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्वालिटी स्पिनर है। तो और बॉलिंग न्यूजीलैंड की, बैटे बॉलिंग वाइज भी फास्ट बॉलिंग वो भी एक लेवल के क्वालिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड टर्निंग विकेट अगर होगी भी तो इंडिया को फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी फंसाएगा और न्यूजीलैंड ने फंसाया और पाकिस्तान को भी फंसा दिया था एक तरह से। तो ऐसा नहीं है। और इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो उनको मैच जिताता है, बॉटम लाइन ये है, ठीक है ना। अब वो धोनी नीचे नहीं है जो मैच जिताएंगे, ठीक है। नीचे उनकी वल्नरेबिलिटी है। अब पता नहीं वो पांड्या खेलेंगे नहीं खेलते। होपफुली हो सकता है वो रिप्लेस्ड हो जाए, शार्दुल ठाकुर या और कोई प्लेयर आ जाए। और तो मुझे लगता है कि स्पिन अगर होगा तो वो दोनों टीम को फायदा होगा उसका। तो मैंने और जिसके बाद मैंने जी, जी जी बताइए। तो मुझे लगता है कि
जो भी बैटिंग पहले करेगा और अगर उसे डिसेंट स्कोर बना लिया है, हम्म। तो मुझे लगता है कि स्पिन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि दोनों स्पिनर है और फंसाएंगे बॉल, और फंसेगी, बॉल फंसेगी। और स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 170 180 बना लिए पहली इनिंग में किसी भी टीम ने, हम्म। तो दोनों टीमों के पास ऐसे बॉलर मौजूद हैं कि वो इतने आराम से चेज नहीं हो पाएंगे। और शुरू के इंडिया के 3 बैट्समैन जो है वो की हैं, और ठीक है। अगर वो चलेंगे तो वो स्कोर बनेगा। मुझे नीचे ज्यादा होप नजर नहीं आती अच्छा, आपने इंडिया के, अभी खासतौर पर इंडिया में। आपने अभी पांड्या की बात की थी, मैं आपको बताता हूँ। सवाल तो है ज़ाहिर है पांड्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग वो करा नहीं पा रहे, लेकिन उनको नेट्स पे बॉलिंग कराते हुए उनकी आई हैं वीडियोस, और लग रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वापस रिदम में आ रहे हैं, तो हो सकता है उनको लेकर जाएं। और भुवनेश्वर कुमार का दूसरी तरफ आ रहा था कि शायद वो ना खेल पाए, तो भुवनेश्वर को खेलना चाहिए या फिर उनकी जगह रिप्लेस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ठाकुर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हार्दिक पांड्या, अकॉर्डिंग टू विराट कोहली या मैनेजमेंट जो भी उनकी है, उनके नज़दीक उनको, जैसे हम आसिफ अली को एक रोल समझते हैं कि ये छक्के मारते हैं, ये कम बॉलों पे ज़्यादा बना सकते हैं, इसी तरह पांड्या के साथ भी वो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का है टीम के अंदर, तभी वो टीम में खेल भी रहे हैं और अब तक खेल रहे हैं। हालांकि उनका आईपीएल भी बहुत एवरेज गुजरा, तो वो भी अपनी फॉर्म फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को फिनिश कर सकते हैं, वो मैच को उधर से उधर कर सकते हैं। तो आई थिंक, मेरे लगता है कि हो सकता है सेकंड मैच में उनको चांस दें पांड्या को, क्योंकि एक देखिए, कोई फेयर नहीं है ना, एक मैच खिला के आप हटा दें, ये तो आप खिलाए थे ही नहीं ना फिर, तो एक मैच तो और उनको देंगे वो। जहां तक भुवनेश्वरी की बात है, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड स्विंग बॉलर, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है अभी। और जब आउट ऑफ फॉर्म हो और आपकी लिमिटेड बॉलिंग कैपेसिटी, यानी आपकी स्विंग स्ट्रेंथ है और आप उसमें फॉर्म में भी नहीं है, तो फिर आप एक तरह से लाइबिलिटी भी हो सकते हो। तो इससे बेहतर है कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो फॉर्म में हो, और उसमें शरदुल ठाकुर है जो कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी वो नपी तुली करते हैं, और इनकी बहुत वेरिएशन है उनकी। तो मुझे लगता है कि उनको खेलना जरूर चाहिए। एक चीज। बाकी ये है कि जी। चॉइस। जी। चॉइस क्या? जी। बाकी ये है कि जारी बात है, उनकी टीम, मुझे लगता है दूसरा मैच है जो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगी, क्योंकि विराट कोहली का स्टाइल ये है नहीं, क्योंकि वो विराट कोहली ओवर द इयर्स आप देखें तो इतने बहुत ज़्यादा शफलिंग नहीं करते। वो एक सीरीज अगर होती है तो उसमें कुछ कुछ प्लेयर्स को आगे पीछे करते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे एकदम से सारे प्लेयर्स नहीं बदल देते। तो आई थिंक ये टीम तो वही रहेगी। ठीक है, उनका एक बुरा दिन था वो, एक बुरा दिन था, पाकिस्तान ने एक्स्ट्रॉर्डनरी खेला, तो आई थिंक कि वो चीज़ जो थी एक्स्ट्रॉर्डनरी, 2 बॉलें शाहीन ने करा के उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया, तो वो किसी की टीम के साथ भी हो सकता है। तो आई थिंक ये टीम वही रहेगी, इससे एक प्लेयर मेरे ख्याल से अंदर बाहर होगा, और आई थिंक इससे ज़्यादा चेंजेस मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक एक चीज जो है वो है कि इंडिया जो है वो ऑटोमेटिक फेवरेट्स, या ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन स्ट्रांग बहुत कहलाती है हमेशा, और ऑटोमेटिक फेवरेट होती है टूर्नामेंट की। पर अगर हम देखें उनको पिछले कई सालों से आईसीसी इवेंट्स के अंदर, जब से उनका एक जो मिडिल ऑर्डर चेंज हुआ है, युवराज, रायना और गंभीर, सचिन, सहवाग, ये सब लोग हट गए हैं, तो ऊपर इनका टॉप थ्री जो होता है ना, वही सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ी वीकनेस भी वही है दोनों। इनका भी मिडिल ऑर्डर इंडिया का इतना स्टेबल नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। वर्ल्ड कप 2019 उसकी मिसाल है। टॉप थ्री न्यूजीलैंड ने उनके सेमीफाइनल में गिरा दिए थे। उसके बाद आप देखें कि वो बहुत मुश्किल से एक चैलेंजिंग टोटल तक लेकर गए थे। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, उससे पहले 2015 का सेमीफाइनल, फिर 2014 का फाइनल, 2016 का सेमीफाइनल, तो हर जगह उनके टॉप थ्री फेल होते हैं। ये चीज न्यूजीलैंड को भी मालूम है, यकीनन जाहिर है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला है। तो कैसे देख रहे हैं, अगर टॉप थ्री इनका एक दफा फिर गिरता है तो क्या इनका मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है, टोटल दे सकता है एक अच्छा? देखिए, अगर टॉप थ्री फिर से इसी स्कोर पे गिर गए, 40 पे 3 हो गए, तो नीचे मुझे नहीं लगता कि इनके पास वो कैपेबिलिटी वाले प्लेयर है। देखिए, मैं अभी हमेशा कहता हूँ कि T20, आईपीएल और पीएसएल ये एक शोदेबाजी की टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रेशर अलग तरह का होता है, और नीचे से आके भी बहुत सारे स्कोर कर जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैच में, वर्ल्ड कप मैच में डिफिकल्ट होता है कि नीचे से आके कोई बंदा ऐसी इनिंग खेल जाए कि वो 200 रन 170 बना ले। तो अगर शुरू के 3 नहीं खेलेंगे, चाहे वो देखे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, अगर शुरू के 2 3 नहीं चलेंगे तो उनके लिए 170 180 रन का टारगेट लेना मुश्किल है। फिर दे कैन अचीव 140 130 150, क्योंकि नीचे जो फॉर्म वाले प्लेयर हैं या जो कैपेबिलिटी वाले प्लेयर हैं वो लिमिटेड है।
तो मुझे नहीं लगता। और सेकेंडली देखें, एक टीम है जिसका जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो वो पूरे 1 से लेके 9 तक जो है उनके पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और वो है इंग्लैंड की टीम। ठीक है ना, क्योंकि वो जॉर्डन भी जो है वो नीचे आके मारता है, क्रिस वोक्स भी मार सकता है। तो उनकी एक वाहिद टीम है जो मैं कह सकता हूँ कि अगर टॉप 3 फेल भी हो गए तो वो नीचे प्लेयर मौजूद हैं जो फिनिश कर सकते हैं अच्छा, और पहले उन्होंने करा भी है। तो इसीलिए इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कि ज़्यादा थ्रेटनिंग है, क्योंकि उनके पास नीचे तक खेलते हैं और सब एक तरह से ही खेलते हैं, क्योंकि कोई भी रोक के नहीं खेलता। तो बाकी सारी टीम्स आप नोट कर लें, वो सारी टीम कहीं ना कहीं उनका उनकी पहले शुरू के बाद वीक लिंक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टोइनिस आता है, स्टोइनिस मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ आई होप, जो उनका जो ऑलराउंडर है, ही इज़ वेरी गुड। वो थोड़ा वो नीचे आते हैं, वो मैच विनर है। वो अब या वो मुझे लगता है कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत में और हार में, बहुत की प्लेयर है वो। जैसे आसिफ अली हैं, वो मुझे लगता है वो उस तरह का रोल अदा करते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं तो वो लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन पहले 3 बहुत जरूरी है चलना, ज्यादा टीम हो इंडिया के लिए तो खास तौर पे। और आपने सही कहा, स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं कि इंडिया जब शुरू के 2-3 नहीं खेलते तो दे लूज द प्लॉट। बड़ी आपकी आवाज कट गई। जी, मैं कह रहा था कि इन पहले 3 जो है ना बहुत जरूरी हैं, और अगर हाँ वो बिल्कुल। सिवाय इंग्लैंड के अलावा बाकी सारी टीमों के पहले 3 नहीं खेले तो दे आर गोना राइट। स्ट्रगल टू अचीव 170 180 टारगेट, 150 140 तक फिर वो महदूद होंगे अगर बॉलिंग बेहतर है दूसरी टीम की। अच्छा, आप अभी एक और जो कंसर्न न्यूजीलैंड को हो सकता है वो है उनका फास्ट बॉलिंग, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिसिंग था एक फास्ट बॉलर। साउदी बॉल दोनों अच्छा है लेकिन एक तीसरा बॉलर मिसिंग था, वो फर्गसन है। फर्गसन नजर आ रहा है वो वापस आते हुए, अभी भी इंजरी का शिकार ही होंगे, क्योंकि एक लंबा गैप तो आ गया उनके भी। अगले मैच पे संडे को मैच है, कल मैच है उनका। मुझे लगता है फर्गसन तो शायद इंजर्ड हो गए, वो नहीं खेलेंगे इस टूर्नामेंट में, मुझे सुनने में तो रूल मिले है। रूल्ड आउट तो नहीं हुआ अभी तक वैसे वो। रूल्ड आउट नहीं हुए, लेकिन आई थिंक आई डोंट नो मुझे वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। देखिए, हर टीम में एक वीक लिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है बॉलिंग में, और वो बड़ा मुश्किल है कि पांचों के पांचों बॉलर हो। लेकिन जो जेम्स नीशम है, मुझे लगता है कि वो एक वीक एक एस्पेक्ट है न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, क्योंकि उनकी जो पेस है वो बेसिकली वेरिएशन वाले बॉलर हैं। लेकिन ओवरऑल जो जो चेंजेस होती हैं, जो उनका एक पैकेज है बॉलिंग का, वो इज इक्वली मैच्ड मेरे ख्याल से। मुझे तो लगता है कि इंडिया की और उनकी बॉलिंग एक तरह से मैच्ड है, क्योंकि दोनों के पास विकेट टेकिंग मैच विनर्स मौजूद है। तो अ, उनकी मुझे लगता है कि वंस वंस इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट 180 190 करना मुश्किल होगा जनरली दोनों टीमों के लिए। स्कोर मुझे लगता है बहुत ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं फिर से वो 140 150 तक हम देख रहे हैं मैच फिर से। बिल्कुल, अगर देखिए रोहित शर्मा वो वाहिद प्लेयर है, मैं अभी भी कहता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए, जेसन रॉय हो गए, ये 2 3 4 प्लेयर ऐसे मौजूद जरूर हैं कि ये अगर 10 12 ओवर खेल जाए तो फिर 190 200 तक जाएगा स्कोर, क्योंकि इनके बहुत हर टीम के पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस तरह का इम्पैक्ट रखते हो, जैसा। राइट। जी, इंडिया न्यूजीलैंड को लेकर आखिरी सवाल के, कल किसको फेवरेट देख रहे हैं इस इंपॉर्टेंट मैच में? कल इंडिया न्यूजीलैंड आमने सामने हो रहा है, दोनों हारे हुए हैं खुद नॉकआउट स्टेज। देखिए फेवरेट तो जारी बात है इंडिया होगी, मेरे नज़दीक 60% चांस इंडिया के जीतने का है, 40% न्यूजीलैंड के जीतने का है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन ड्यू फैक्टर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि स्कोर पहली बॉलिंग कौन करता है, और कौन अगर कोई टारगेट 170 180 का बना देता है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा। 150 140 दोनों टीमों को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके नजदीक कौन जीत रहा है कल, एक प्रिडिक्शन? मेरे नज़दीक कितने न्यूजीलैंड परसेंट? अपसेट। मुझे लगता है कि वैसे मुझे लगता है कि ठीक है, 60 40 मैंने जरूर इंडिया के फेवर में कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो सरप्राइज देगा आपको, और वो इंडिया को हराएगा। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। मेरे ख्याल से कल आप उम्मीद कर रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो आप बाकी क्या मुझे चाहते हैं, इंडिया इंडिया हारे, या तो न्यूजीलैंड से हारे, या आप चाह रहे हैं या अफगानिस्तान हराए इंडिया को? क्या अफगानिस्तान आ रहा बेहतर लगता है? है, अफगानिस्तान आ रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं, एक फीलिंग आ रही है इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो सकता है।
इंडिया बड़ी स्ट्रांग टीम है, मेंटली वो कमबैक कर सकती है बड़ी तेजी से। बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अब बात आपकी जो है वही बात है कि जो पहले मैच में उनके साथ हुआ है, बहुत आई थिंक बहुत ज्यादा शेक हो गए वो लोग। बिल्कुल। बाज दफा उससे रिकवर करना आसान नहीं होता, और दूसरी टीम जो है वो भी हारी हुई है पहला मैच, तो वो दोनों चीजें उनकी बड़ी खतरनाक है इस वक्त। तो इसीलिए मेरे नजदीक दोनों के लिए डू और डाई है सिचुएशन है, क्योंकि अगर जो भी हारेगा मैच, वो बेसिकली वर्ल्ड कप से उसका एग्जिट काफी हद तक यकीनी हो जाएगा, अनलेस अफगानिस्तान सरप्राइज कर दे किसी को हरा वरा के और वो कंफ्यूजन डाल दे ग्रुप में, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा एक टीम के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि कल न्यूजीलैंड 60-40 फेवरेट्स है, और लेकिन दूसरी तरफ मुझे अगेन T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और इंडिया को हम बड़े अच्छे से जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या किस किस चीज के काबिल हैं वो। बट आई थिंक 60-40 न्यूजीलैंड। चलें जी, दुआ करें जो भी, वो हम मुसलमान लोग हैं, हम तो कहते हैं जिसमें खैर हो। और इजाज़ भाई थैंक अल यू। खैर, जी। अल खैर नहीं, अल खैर नहीं, जिसमें खैर हो। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ज़ियाद भाई, हमारे साथ आप आज जुड़े इस इंपॉर्टेंट मैच से पहले। इंशाल्लाह पोस्ट इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में भी आपसे मुलाकात होगी, और देखते हैं कि हमारे साथ कौन आगे क्वालिफाई करता है। थैंक यू वेरी मच ज़ियाद भाई। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।